नेपाल में तख्ता पलट ने यह एहसास दिला दिया कि साउथ एशिया कहीं ना कहीं किसी क्राइसिस से गुजर रहा है। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और फिर नेपाल। ऐसे हालात में यह सोचने को विवश होना पड़ता है कि आखिर साउथ एशिया की हालत क्यों हुई। इसके पीछे अगर सारी आक्रोश, असंतोष और सत्ता परिवर्तन को देखा जाए तो इसमें एक पॉइंट जो समझ में आता है, रोल ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के कारण बहुत तेजी से और खासकर युवा एक साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, सड़कों पर आते हैं और इतनी एकता के साथ प्रदर्शन करते हैं कि अंततः सरकार को बदलना पड़ता है। लेकिन क्या इसके पीछे केवल सोशल मीडिया है? जैसा नेपाल में 26 ऐप्स को अचानक बैन कर दिए जाने के बाद जेन जी, या जिसे हम जनरेशन जेड कहते हैं, उसने वहां तख्ता पलट को अंजाम दे दिया। इन सब में अगर हम कॉमन बात देखें तो बट ऑब्वियस है, इस समय युवा अपने आप को सोशल मीडिया से जुड़ा महसूस करता है। वो अपना काफी समय सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर देता है। जनरेशन जेड जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुआ युवा है, जिसकी उम्र अगर इस तरह से देखी जाए तो 14 साल से लेकर और लगभग 30 साल के बीच में है, वो अपने आप को इसी मोबाइल, इसी इंटरनेट और इसी सोशल इंफॉर्मेशन के साथ बड़ा होता देखा है उसने। तो जैसे ही इसमें कोई दिक्कत होती है, कोई बैन लगता है, तो उसको लगता है उसके साथ कुछ ब्रीच हुआ है, कुछ धोखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसके कारण साउथ एशिया में लगातार ऐसी स्थितियां देखी गई। सबसे पहले अगर हम आर्थिक स्थिति को देखें तो चाहे वो बांग्लादेश रहा हो, श्रीलंका रहा हो, नेपाल रहा हो और खुद पाकिस्तान क्यों ना हो, वहां आर्थिक स्थिति बड़ी डवाडोल है। महंगाई की दर की बात करें तो पाकिस्तान में तो 200 रुपए किलो आटा लोग खरीदने को मजबूर हैं। ऐसी ही कमोबेश स्थिति ज्यादा कर्ज लेने के कारण, जीडीपी डेप्ट रेशियो बढ़ जाने के कारण श्रीलंका की हुई। बेरोजगारी की दर ने युवाओं के असंतोष को बहुत बढ़ा दिया, जो हमने बांग्लादेश में देखा और जो अभी अभी हमने नेपाल में देखा। नेपाल की स्थिति तो यह है कि वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20% से ज्यादा है। मतलब हर 5वां नेपाली युवक बेरोजगार है, और अगर उनके पास रोजगार भी है तो वो दूसरे देशों में जाकर है। आप सोचिए, जो रेमिटांसेज है, रेमिटांसेज नेपाल की जीडीपी में 33% से ज्यादा का कंट्रीब्यूट करता है। रेमिटांसेज मतलब जो नेपाली युवक किसी दूसरे देश में जाके जॉब कर रहे हो और नेपाल में अपने घर में पैसा भेजते हो, जिसकी जीडीपी में 1/3 से ज्यादा रेमिटांसेज का हो, इसका मतलब ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको वो भी न्यूज पता होगी और आपको पता ये होना ही चाहिए कि नेपाली युवकों के पास रोजगार की इतनी कमी थी कि रूस यूक्रेन युद्ध में पाया गया कि रूसी सेना में नेपाली युवक भर्ती होने चले गए, जो बेहतर तस्वीर नहीं मानी जा सकती। तो आक्रोश का लेवल यह है। साथ ही साथ सेम ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में हुआ। एक सिचुएशन की अगर बात करें खासकर नेपाल की, तो यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि जब कम्युनिस्ट शासन आया 2006 से पहले वहां राजतंत्र था, मोनार्की था, और 2008 में जब नेपाल ने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया, लेकिन यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। पिछले 17 सालों में अगर 14 बार प्रधानमंत्री बदलेंगे तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि पॉलिटिकल की जो डेमोक्रेसी के जो डीप रूट थे वो नेपाल में विकसित नहीं हो पाए, और लोग इतनी अशांति, इतनी अराजकता, इतनी आर्थिक बेचैनी से गुजरने लगे कि ऐसा लगने लगा कि इससे बेहतर तो राजतंत्र है। इस आंदोलन में आप ये भी सुनेंगे कि राजतंत्र फिर क्यों ना आए। ऐसी बहुत सी बातें हैं। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश की स्थिति को देखें तो वहां भी शेख हसीना की सरकार ने पिछले 15 साल के लगातार रूल में जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं किया, इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं दे पाई, और जब सिविल सर्विसेज में 30% रिजर्वेशन जो मुक्ति वाहिनी के युवाओं को देने, उनके परिवारों को देने की बात की, तो ऐसा लगा युवाओं को कि उनको तो रोजगार से दूर किया जा रहा है। ऐसा ही लगभग कमोवेश हर जगह की स्थिति है। इसका मतलब यह है कि तात्कालिक कारण अलग होते हैं। इमीडिएट कॉज में जैसे नेपाल में हुआ, तो वहां पे इमीडिएट कॉज क्या था? 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या 26 ऐप पे प्रतिबंध। लेकिन इसके पीछे अगर डीप में जाए तो इसके पीछे पॉलिटिकल, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनरेस्ट, करप्शन, ये सारे कारक हैं। और जब नेपाली युवाओं ने यह देखा कि उनकी हालत ऐसी है कि वो रोटी के लिए फाइट कर रहे हैं, और जो नेपो किड्स हैं, नेपो बेबीज हैं, जो मंत्रियों के बच्चे हैं, वो एकदम लैविश लाइफ जी रहे हैं, तो उनको लगा कि हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे पे ये लोग करप्शन के द्वारा इतनी लैविश लाइफ जी रहे हैं, और हम नेपाली युवा रोटी के लिए मजबूर हैं। और जब ये रील वायरल होने लगी, जब ये फोटो वायरल होने लगा, तो असंतोष सड़कों पर आ गया। अब
जो मेजर विषय जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, कुछ भारतीय राजनीतिज्ञों ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, भारत के आलोचकों ने यह लिखना शुरू कर दिया, और आपके व्हाट्सएप पे भी, आपके इंस्टा पे भी, एफबी पे भी ये जरूर आया होगा कि भारत में भी कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए। आलोचना ठीक है, लेकिन क्रिटिसिज्म के लिए, और वो बहुत नकारात्मक आलोचना नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जिन लोगों को यह लगता है कि अब भारत में चूंकि पिछले 11 साल से एक सरकार है और आज सोशल मीडिया और पॉलिटिकल रीजन से भी कहीं ना कहीं घृणात्मक राजनीति बढ़ी है, यह हर तरफ से है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सबसे पहले उन लोगों को, उन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, सूडो इंटेलेक्चुअल्स को यह बताना होगा कि जरा आंकड़े देखिए। आज भारत की महंगाई दर पिछले कई सालों में सबसे कम है। अब तो हम मंथली बेसिस पर जो महंगाई दर प्रस्तुत करते हैं, जुलाई अगस्त का डेटा तो 1.5% का है। साथ ही साथ अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें, वो भी लगभग 5% के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा इस देश की फॉरेक्स रिजर्व 650 बिलियन डॉलर से अधिक है, जो श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति से कितनी बेहतर तस्वीर बताती है। इसके अलावा हमारी ग्रोथ रेट, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा हो, आईएमएफ का आंकड़ा हो, मिनिमम हमारी ग्रोथ रेट जो मानी गई है FY26 के लिए, वो मानी गई है 6.5%। अमेरिका 2.3% की ग्रोथ पर बढ़ रहा है, चाइना 5% की ग्रोथ पे बढ़ रहा है। इसका मतलब जो ग्रोथ में भी देखा जाए तो भारत शायद टॉप 3 में सबसे आगे है। ऐसे हालात में अगर हम आंकड़ों की मजबूती देखें तो यह कहना केवल विपक्ष का या केवल आलोचना के लिए आलोचना है, और बड़ी ही नैरो आलोचना है कि भारत में भी ऐसी तस्वीर होगी। हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, लेकिन सब कुछ बेहतर है और इसलिए शांत बैठ जाए, ऐसा नहीं है। अगर हम यही जेन जेड 14 से 29 साल की बात करें, जो युवा बेरोजगारी दर है, दुर्भाग्य से वो लगभग 14% हो चली है, 14%। और युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बट ऑब्वियस है असंतोष तो होगा, और यह सबक लेना चाहिए। जो पड़ोसी देश में हो रहा है उसको देखकर हम केवल कि हम स्वर्ण युग से गुजर रहे हैं, जैसा हमारी वित्त मंत्री ने भी कहा कि हो सकता है रनिंग फाइनेंशियल ईयर में ही दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत हो जाए। आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन इस आंकड़ों और ग्राउंड रियलिटी में जाने में जो फर्क है उसको देखने की बहुत जरूरत है। और बात केवल इकोनॉमिक रोबस्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की नहीं है, बात हम दूसरे लेवल पर देखें। अगर हमारी डेमोक्रेसी को देखिए तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड है। हमारी डेमोक्रेसी के रूट बड़े डीपेन हैं, बहुत गहरे हैं। जब महंगाई दर 74-75 के समय 20% से भी ज्यादा थी, तब भी हमारे यहां डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए जनता सड़कों पर उतर के तख्ता पलट के लिए नहीं आई। हमारे अंदर इतनी बेचैनी थी, रोजगार था ही नहीं, गरीबी थी, हम बाहर से आयात किए हुए गेहूं खाने को मजबूर थे, हर व्यक्ति परेशान था। इसीलिए जब फिल्म बनती है एंग्री यंग मैन, एक अमिताभ बच्चन आता है और एक किक मारता है, तो जिससे लगता है कि अकेले समाज को बदल देगा, राजनीति को बदल देगा, तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि फिल्म समाज का आईना होती है। क्यों एंग्री यंग मैन बना? क्योंकि वो हालात ऐसे थे, हर व्यक्ति अंदर से बदलाव चाहता था, सिस्टम को बदल देना चाहता था। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट सड़कों पर जनता नहीं उतरी। तो हमारी जो डीप रूट है, डेमोक्रेटिक जो वैल्यू है, वो बड़ी शानदार है। दूसरा, जो भारत का सामाजिक सिस्टम है, जो हमारी सामाजिक संरचना है, वो विविधता में एकता की बात करती है। वो एक तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करती। इतनी विविधता है, हम होमोजेनियस सोसाइटी नहीं है। इसीलिए जब इतनी विविधता है तो किसी एक बात पे सब एक साथ आ जाएं, यह संभव नहीं है, जो नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान में हो रहा है। यह विविधता हमें हर जगह बचाती है, यही तो हमारी ब्यूटी है। तीसरी चीज, जो आम भारतीय, पढ़ा लिखा भारतीय है, वो बहुत अच्छे से इस बात को समझता है कि केवल सोशल मीडिया की बातों पर कितना हमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। हमारी युवा पीढ़ी, जिसे हम जेन जेड, अब तो समझ जेन जेड से है, अब तो हम जेन बीटा पे आ गए हैं, लेकिन ये सिस्टम के साथ आ रहे हैं, लेकिन अपनी बात को, रूट को, अपने कल्चर के साथ जुड़ाव को महसूस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिखता है, भारत का जो संविधान है, इतना बेहतरीन तरीके से संघीय ढांचा हमने लेके चले हैं। हमारा चेक एंड बैलेंस बड़ा क्लियर है। हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर इतना शानदार है आर्टिकल 50 के तहत, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के अंतर्गत, कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई एक जगह सारी सत्ता का केंद्र हो और उसके खिलाफ सारे लोग आ जाएं। हमारी आर्मी इतनी पावरफुल होने के बावजूद हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के अधीन है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं, पहले तो उन्हें यह बताना चाहिए इस तरह की परिस्थितियां न भारत में उभरी हैं, न उभरनी चाहिए।
और दूसरा, उन्हें भारत पे यकीन होना चाहिए, उन्हें भारतीय इंस्टीट्यूशन पे यकीन होना चाहिए, उन्हें भारतीय संविधान पे यकीन होना चाहिए कि इतना बेहतरीन तरीके से सारे आयाम हमारे गढ़े गए हैं और जिस तरह जो भारत की एक सांस्कृतिक विविधता रही है, जो इतिहास की गहराई रही है, यह सब बताती है कि ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी। केवल अगर इस तरह की हेटेड बातें की जा रही हैं कि चूंकि 11 साल से सरकार है, और ऐसा नहीं है, इस सरकार को अस्थिर करने के लिए कुछ प्रयास नहीं किया गया। याद रखिए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, यहां बदलाव के पीछे एक कॉन्सेप्ट आता है डीप स्टेट का। यह डीप स्टेट हर जगह अपने प्रभाव की सरकार स्थापित करना चाहता है। आपने देखा होगा, इस समय सरकार अमेरिका जैसे देश की बात से मानने को इंकार कर देती है। अगर राष्ट्रीय हित में नहीं है तो टैरिफ लगने के बावजूद झुकने से मना कर देती है। कृषि और डेयरी प्रोडक्ट पर वो समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में हर बड़ा देश, महाशक्ति और छुपे हुए लोग ये चाहते हैं कि सरकार बदली जाए। डीप स्टेट का काम हर जगह बड़ा गहरा होता है। बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर अमेरिका का रोल जब सामने आया, इसी तरह हर जगह के तख्तापलट में ऐसी बात होती है। लेकिन क्या भारत में प्रयास नहीं किया गया? जब सीएए लाया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दिल्ली जैसे जगह पे दंगे हो गए। जब कृषि बिल लाया गया तो एक तरह से खालिस्तान मूवमेंट के साथ किसानों को भड़काकर ऐसा किया गया कि जैसे पूरा किसान अनरेस्ट में है। हर मुद्दे पर आपने सुना होगा, एक अमेरिकी उद्योगपति सोरोस, बताया जाता है उसने $1 बिलियन खर्च कर दिए कि भारत की सरकार को बदला जाए। डीप स्टेट यहां भी काम कर रहा है, इसको इंकार नहीं किया जा सकता। और इसलिए भी नहीं, इस बात को इस तरह से नहीं देखने की जरूरत है कि कोई सरकार का भक्त है, कोई आरएसएस की बात कर रहा है या कोई बीजेपी की बात कर रहा है। अगर भारत की बात हो रही है, अगर राष्ट्र की बात हो रही है, तो ये प्रधानमंत्री केवल बीजेपी के नहीं है, ये पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे में अगर कोई डीप स्टेट और कोई साजिश है तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और जब इस कड़ाई से ये न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट जिस तरह गढ़ा गया, तो ऐसे में बट ऑब्वियस है, बहुत से लोग ऐसे चाहते होंगे जिनके हित नहीं सध रहे हैं कि इस सरकार को बदला जाए। इसीलिए बार बार नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। और नैरेटिव क्रिएट करने के बावजूद जब चुनाव होता है तो जनता इसको बहुत सही जवाब देती है। याद रखिए, डेमोक्रेसी इसलिए वाइब्रेंट है भारत की, अगर जनता चाहेगी, सड़कों पे नहीं। 5 साल में चुनाव होते हैं, हर 5वें साल में जनता अपनी अभिव्यक्त कर देती है कि हमें किसको चुनना है और किसको नहीं। इसलिए भारत के हालात डिफरेंट है। लेकिन इन सबके बावजूद जो मैसेज है, अगर पड़ोसी देशों में, वैसे भी पड़ोसी देशों से जो हमारे संबंध है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बावजूद बहुत बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, और जब ऐसी हालात हो रहे हैं जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, इकोनॉमिक अनरेस्ट बना हुआ है, एनार्की की स्थिति बनी हुई है, तो भारत के लिए भी यह बड़ी चिंता का विषय है। और सबक यह है कि ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बातें फैलती हैं, हमें फैक्ट चेक के बातों को मजबूत करना चाहिए। सरकार को, इस जेनजेट को, इस न्यू जनरेशन को डेटा चाहिए, रियल फैक्ट चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो सोशल मीडिया गलत आंकड़े फैला सकता है, और अगर रोका गया तो युवाओं में असंतोष हो सकता है। अतः इस बात को लेकर सरकार को अपनी तरफ से अगर कोई भी बात आ रही है तो प्रामाणिक डेटा के साथ अपनी बात रखनी चाहिए और बताना चाहिए कि अगर कोई बात भारत के खिलाफ, अगर कोई बात सरकार के खिलाफ, अगर कोई बात सेना के खिलाफ आ रही है तो डेटा देकर और युवाओं को संतुष्ट करना चाहिए कि नहीं, सोशल मीडिया जो बात बता रही है वो र्यूमर है, और यहां पर जो हमारा प्रामाणिक आंकड़ा है वो भारत की तस्वीर यह है। और युवा इस बात को लेकर एकदम संवेदनशील रहें और विश्वास बनाते रहें सरकार पर कि उनसे कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। ये जनरेशन पारदर्शिता की बात करती है, ये जनरेशन डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन की बात करती है। अतः सरकार को हम सब और खासकर युवाओं को आश्वस्त करके साथ में लेकर चलना ही होगा। इस तरह की करंट और विश्लेषणात्मक बातों को जानने के लिए आप जुड़े रहें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और साथ साथ अपने सजेशन जरूर दें कि किस मुद्दे पर आप चाहते हैं कि आपके साथ हम अपने विचार शेयर करें। धन्यवाद।